जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया बढ़िया ही रहने चाहिए। सो गाइज, लेट्स continue our session on the financial reporting, and these are the rules of the class. You can just stop a video and read it out. I'm not reading it again, and we are covering all these chapters in depth. Again, this is the continuation of our series of the CFA L1 Foundation FR. Monday to Monday we are covering each and everything. पहले हम फटाफट क्या करते हैं, सब कुछ रिविजन कर लेते हैं फ्रॉम नोट्स दिस टाइम, नॉट फ्रॉम द राइट अप दैट आई हैड रिटन, एंड फिर हम जल्दी जल्दी मूव फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, नाउ let's go to the notes now. And yeah, you are able to see my screen, I think. Yeah, wait a sec. Yes. So these are the notes from that are available on the Core Finance Academy app. I have given the link, you know where to watch it out. ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। ओके, तो हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव में हमने ये पढ़ा था, ये वाली डेफिनेशन, कि प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी दैट इज़ यूजफुल फॉर द एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स। इसको हमने टपू के एग्जांपल से समझा था कि किस तरीके से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बड़ी होती जाती है, फाइनेंस फंक्शन बड़ा होता जाता है, एंड उसके अंदर डिफरेंट जॉब रोल्स, जॉब डोमेन्स आते रहते हैं, और उसके अंदर आपका पूरा फाइनेंस का करियर सीमित है। ठीक है, नाउ हम फिर आगे पढ़े थे कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिसोर्स प्रोवाइडर को क्या प्रोवाइड करता है, तो दे विल प्रोवाइड एज अ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें हम बैलेंस शीट कह सकते हैं इसे, एज अ बैलेंस शीट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जिसे पीएनएल कह सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो है ही अब अपने पास, राइट। नाउ उसके बाद हम स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड सेटिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करती हैं बॉडीज़, वो होती हैं दो तरह की। हमने बॉडीज़ के बारे में बात करी थी, आईएसबी टाइप एंड आईएसबी एंड फैसबी, जो यूएस गैप बनाती है और जो आईएफआरएस बनाती है। गवर्नमेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ नहीं है ये प्राइवेट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ है। गवर्नमेंट बाय रेटिफिकेशन इनके स्टैंडर्ड्स को रेटिफाई करते हैं जो कंट्री में एप्लीकेबल होते हैं। इंड एएस एंड एमसीए पैरेलली इंडिया में भी एप्लीकेबल होते हैं। वी हैव सीन दैट ऑल्सो। लेट्स रीड इन डिटेल समवॉट। ओके, कि आईएसबी जो आईएफआरएस फाउंडेशन है वो एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट एंड ट्रस्टी अपॉइंट होते हैं बाय द अपॉइंट आईएसबी मेंबर्स। ऑब्जेक्टिव है कि डेवलप अ सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, प्रमोट ट्रांसपेरेंट एंड कंपेरेबल इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट कन्वर्जेंस। ओके, फिर हमने फैसबी पढ़ा था। फैसबी में हमने आपका ओवरसी करता है बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाउंडेशन, इसका कोडिफिकेशन भी है, और एसईसी इसको रेटिफाई करती है यूएस में जब यूएस गैप एप्लीकेबल हो जाता है। देन वी हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस की किस तरीके से स्टैंडर्ड्स बनते हैं। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज द इशू, देन द रिसर्च और कंसल्टेशन होती है डिफरेंट फंक्शनरी से, डिफरेंट ऑडिटर्स से, डिफरेंट जो अकाउंटिंग बॉडीज़ में हैं उनसे होती है। फिर पब्लिश होता है एक्सपोजर ड्राफ्ट कि भाई जो रह गए हैं उनसे कमेंट्स ले लिए जाए, कोई और इशू हो सकते हैं वो भी ध्यान में रखे जाते हैं। रिव्यू होता है कमेंट्स में, फिर आपका फाइनलाइज होता है, ड्राफ्ट प्रपोजल होता है। जब रेगुलेटर साइन कर देता है वो कंट्री के अंदर एप्लीकेबल हो जाता है। करेक्ट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने फिर आपका ये डिफरेंस देख लिया था हमने, राइट, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू द आईएफआरएस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंस्ट्रेंट्स। इसमें वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ द रेलेवेंस, कि इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होती है जब वो इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके यूजर के। दिस वी हैव सीन। वी आर प्रेडिक्टिव एंड कंफर्मेटरी वैल्यू। मटीरियलिटी रिलेवेंस का ही पार्ट है। मटीरियलिटी थ्रेशहोल्ड ड्रिवन होता है, वो डिपेंड करता है फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। ओके, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन फेथफुल है पर जब वो कंप्लीट है, न्यूट्रल है एंड फ्री फ्रॉम एरर है। ओके, देन वी मूव फर्दर इन द एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कंपेरेबिलिटी, वेरिफिबिलिटी, टाइमलाइननेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी हमने देखा था। कंपेरेबिलिटी मीन्स जो हमारा शेड्यूल 3 में करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर का आपका फॉर्मेट रहता है, वो कंपेरेबिलिटी को एनहांस करता है। वेरिफिबिलिटी, ऑडिटर का सिग्नेचर, ऑडिटर की स्टेटमेंट वेरिफिबिलिटी को एनहांस करती है। टाइमलाइननेस, आपका जो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑन टाइम रिपोर्टिंग की बात करी थी। एंड देन वील मूव फॉरवर्ड फॉर द अंडरस्टैंडेबिलिटी, दैट शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड वेल प्रेजेंटेड।
statements. Okay, there are some constraints on the financial reporting, the cost benefit trade off and the practical limitations. जिसमें bad debt, suppose we have taken the example of the bad debt, in which the bad debt एक estimation होता है, right? वो verifiability कम होती है उससे, मगर उससे relevance बढ़ती है. Then these are the complex trade offs. Okay, now let's move our today's session with the elements of the financial statement, और financial statement होती कैसे हैं वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं. उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी डिस्कस करने वाले हैं. नोट्स से मुझे पढ़ाने का पहले भी वही बात है कि मुझे नोट्स से पढ़ाना पसंद नहीं है. आई जस्ट टेक माई ओन एग्जाम्पल्स, मेक यू लर्न दोज एग्जाम्पल्स एंड देन विल मूव फॉरवर्ड. फाइन, let me open my presentation. Wait a sec. Sort of fine, so let's move forward. Fine. Okay, now एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती कौन कौन सी है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने बात करी थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर होती है आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट. प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही होती हैं. अगर किसी ने आपसे इंटरव्यू में पूछा कि व्हाट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइज, ये तीनों के साथ के नाम के साथ आप क्या लोगे? नोट्स टू अकाउंट्स प्लस स्टेटमेंट ऑफ change in equity. This will constitute the financial statement in entirely. ये 5 पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनसे ही बनती है, कंप्राइज होके. ठीक है. नाउ सर अब एसेट्स क्या होते हैं? अब हम बैलेंस शीट एंड पीएनएल को खोल के समझते हैं. पहले मैं एक बेस बनाता हूँ, देन विल सी व्हाट आर द एसेट्स, लायबिलिटीज, किस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है, रिकॉग्निशन होती है, एंड उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे अभी स्क्रीन पर चल के. फाइन. नाउ सर चलो आगे बढ़ते हैं. फाइन. प्रॉफिट एंड लॉस. पहले प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एक फॉर द पीरियड के लिए होता है. किसके लिए होता है? पीरियड के लिए होता है. जैसे कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ओके. एंड बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती है. ऑन दैट डेट होती है, एज ऑफ 31 मार्च. जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो पीरियड के लिए होगा, फॉर द पीरियड. ऐसे लिखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड लेट्स से 2026-27, लेट्स से 26-27. और बैलेंस शीट कैसे लिखी होगी? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2027. क्योंकि बैलेंस शीट हम क्या देख रहे हैं? बैलेंस शीट आपका उस पॉइंट पे आपके कितने एसेट एंड लायबिलिटी खड़े हुए हैं, वो बैलेंस शीट बताती है आपकी. और प्रॉफिट एंड लॉस की आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना रेवेन्यू अर्न करा है, कितने एक्सपेंसेस करे हैं, कितनी इनकम अर्न करी है, उसको बताते हैं. फाइन. नाउ बैलेंस शीट. और इसके बारे में एक बात और, अगर मैं पीएनएल को सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं 6 क्लास की एक इक्वेशन का यूज़ करता हूँ. इक्वेशन नहीं है, जनरल है. नॉर्मली आप कुछ भी सेल करोगे ऐसे ही होगा कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट. 6 क्लास तो मैंने बहुत बड़ी क्लास बोल दी है, 3rd 4th में आ जाता है. ठीक है, यही होता है और यही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है. मैं रेवेन्यू को एक्सपेंड करूंगा, कॉस्ट को ज़्यादा एक्सपेंड करूंगा, फिर प्रॉफिट निकाल लूँगा. सिंपल में ये होता है. बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट में क्या होता है? एक जगह पे एसेट होता है, एक जगह पे लायबिलिटीज़ होती हैं. ये टी शेप फॉर्मेट होता है जो अब नहीं चलता. अब तो हमारे पास नॉर्मली ऐसे वाला फॉर्मेट चलता है. यहाँ पे एसेट, पहले यहाँ पे आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ आता है, टोटल आता है, फिर यहाँ पे एसेट्स आते हैं, फिर टोटल आता है. और ये दोनों मैच होने चाहिए, जो नॉर्मली मैच नहीं होते थे. क्लास 12th में भी नहीं होते, 11th में नहीं होते थे. मैं सीए की जर्नी में हूँ, मैं सीए फाइनल हमारा पूरा स्ट्रगल इसमें चलता है कि मैच हो जाए. मगर अब एक्सेल तो सब 2 मिनट में मैच कर देगा. इफ़ योर डेबिट क्रेडिट्स आर राइट तो हमेशा मैच करेंगे. मगर आप नॉर्मली स्ट्रगल करते हो इस चीज़ को मैच करने के लिए. अब वो स्ट्रगल रहा नहीं है एज सच, क्योंकि अब मैनुअली तो मैच नहीं आ रहा ना. अब तो सारा का सारा एक्सेल करके दे रहा है मैच. अब सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैच करके दे रहे हैं. करेक्ट. चलो जी, चलो सर, चलो आगे बढ़ते हैं. फाइन.
तो हमने क्या बात करी सर, हमने कहा कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। कॉस्ट, ये जो कॉस्ट लग रही है ये है मेरा एक्सपेंस, जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो मेरी है इनकम। सिंपल लैंग्वेज में ये है, डेफिनेशन में देता रहूँगा, डेफिनेशन से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये चीज़ याद रखो। अब एक एनालिस्ट लेवल पे, इफ़ आई एम जस्ट कंडक्टिंग, इफ़ आई एम जस्ट डूइंग सम कंपनी एनालिसिस, राइट, तो मुझे कॉस्ट फ्रेमवर्क को चेक करना पड़ेगा, मुझे कॉस्ट की स्ट्रैटेजीज को चेकअप करना पड़ेगा, रेवेन्यू की स्ट्रैटेजीज को चेकअप करना पड़ेगा। कैसे चेकअप करते हैं, वील वॉच इन सम टाइम। फाइन, एसेट एंड लायबिलिटीज को देखते हैं। एसेट क्या होता है सर, एसेट क्या होता है? सपोज करो आपकी पैकेजिंग कंपनी है, पैकेजिंग कंपनी है, उसके लिए आपको एक मशीनरी लेनी है, राइट, मशीनरी लेनी है और उसके अंदर थोड़े बहुत रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, राइट। जो मशीनरी है आपकी और जो वो रॉ मटेरियल है आपका, रॉ मटेरियल इन द सेंस जिससे आप थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हो, इट्स रिमेन फॉर द पीरियड इन द प्रोसेस ओवर 6 मंथ्स, 10 मंथ्स और 12 मंथ्स, ओके, तो उसे हम एसेट बोलते हैं। लायबिलिटीज़ आपकी ऑब्लिगेशन होती है, जो आपको पैसे चुकाने हैं। सपोज करो आपने किसी से उधार पे माल ले लिया या फिर आपने लोन ले लिया, तो जो आपको चुकाना है उसे लायबिलिटीज़ बोलते हैं, ओके। एंड इक्विटी, इक्विटी, इक्विटी किसे बोलते हैं सर? इक्विटी बोलते हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज़ को, एसेट माइनस लायबिलिटीज़ को। सर ये वाला ना एग्जाम्पल थोड़ा टच नहीं करा, थोड़ा और एग्जाम्पल अच्छे तरीके से बनाओ। ओके ओके ओके, आपके नाम पे आपके फादर ने या आपका खुद का भी कोई घर होगा, ऑब्वियसली कोई घर होगा, तो मैं उसे होम की वैल्यू को, होम की वैल्यू सपोज करो आपके घर की इस टाइम पे 1 CR है, 1 करोड़ लिख दूँ, ठीक है, 1 करोड़ लिख देता हूँ। आपके ऊपर लोन कितना है? आपके ऊपर लोन सपोज करो सर मैंने एजुकेशन लोन भी लिया था, मैंने ये लोन भी लिया था, वो भी लोन लिया था, तो मिला मिला के मेरे पास 20 लाख का लोन है। तो आपकी नेटवर्थ कितनी होगी? नेटवर्थ कितनी होगी? एसेट माइनस लायबिलिटी 80 लाख रुपए। यही आपकी, इसी को मैं इक्विटी कहता हूँ कंपनी के पर्सपेक्टिव पे, करेक्ट। थोड़ा एग्जांपल टच हुआ। द पॉइंट इज दैट कि मैं डेफिनेशन में जाऊंगा और आपको कुछ चीज़ समझाऊंगा, उससे बेटर है एक बार आप फील कर लो इस बात को, एक बार आप इसको फील कर लो, तो फिर डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी जीवन के अंदर। और डेफिनेशन किसे रटनी है भाई, कहाँ रट के चले जाएंगे, ये तो एग्जामिनेशन रटाफिकेशन नहीं है ना। एंड व्हेन यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस, जब क्लासिफिकेशन करना होगा एसेट के अंदर भी लायबिलिटी के अंदर ही, तब फंस जाओगे, करेक्ट। तो जस्ट टेक दोज फीलिंग्स नाउ। अब फॉर द डेफिनेशनल पर्सपेक्टिव, डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से चलते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फाइन, चलो चलो जी, चलो चलो, लेट मी रब दिस ऑल दिस थिंग। फाइन 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 फाइन, ओके। एसेट को किसे कहें? एसेट की डेफिनेशन किसे, क्या कहूंगा मैं एसेट की डेफिनेशन? मैं ऐसे कह सकता हूं, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी ड्यू टू द पास्ट इवेंट्स, ड्यू टू द पास्ट इवेंट्स। एक बार लिखता हूं, समझाता हूं, तोड़ते हैं डेफिनेशन को एंड देन वील अंडरस्टैंड दिस थिंग। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स resulted from past events. Economic resource, what is an economic resource? What is an economic resource? What is an economic resource? Economic resource, resource का मतलब क्या होता है? जिससे मेरा फ्यूचर में बेनिफिट आने वाला है। अगर आपको पता लगाना है कि वो एसेट है या एसेट नहीं है, तो उसे वो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि क्या वो इकोनॉमिक रिसोर्स है या नहीं है, ओके। एंड प्लस कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। किसी और के एसेट को अपना तोड़ना बना दूंगा भाई, मेरा एसेट मेरा एसेट, तेरा एसेट तेरा एसेट, करेक्ट। इकोनॉमिक रिसोर्स मीन्स अगर आप भी लिखना है वाली बात, पोटेंशियल टू रीप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, दैट विल कम अंडर द एसेट्स कैटेगरी, दैट विल कम अंडर द एसेट्स कैटेगरी। ये होती है एसेट्स। सर लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज समझ लो। लायबिलिटीज मीन्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस
ऑब्लिगेशन अराइजन फ्रॉम द पास्ट इवेंट. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. नाउ सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. व्हाट इज एन ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन मतलब उधारी. ऑब्लिगेशन मतलब उधारी. ओके, विच यू कैन नॉट प्रैक्टिकली अवॉइड द सेम. आपको चुकाना ही चुकाना पड़ेगा, वो उसे ऑब्लिगेशन बोलते हैं. ठीक है. इक्विटी. इक्विटी इज रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ द ओनर, जो कि कैलकुलेट होता है एसेट माइनस लायबिलिटी से, जो भी मैंने आपको नेटवर्थ का एग्जांपल दिया था. तो अब आपको एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. कोई इशू नहीं रहने वाला इसको जीवन भर के लिए. इसको ऐसे ही समझना है, इसे नेटवर्थ के एग्जांपल से समझ लेना. वो इक्विटी होता है. फाइन. इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो. इसको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझाने वाला कि इंक्रीज इन द एसेट, डिक्रीज इन द लायबिलिटीज, दैट विल कंफ्यूज यू मच मोर. मैं इसे सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू जो मैंने अभी समझाया था वैसे ही समझाता हूँ, क्योंकि उससे समझाने के लिए आपको वो प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बट वो इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझने के लिए. वेट अ सेक. इनकम एंड एक्सपेंस को साफ साफ समझते हैं. आपने रेवेन्यू जनरेट किया. रेवेन्यू मतलब कि सेल. आपने कोई सामान बेचा. ओके, कितने का बेचा? सर मैंने 6,000 रुपये का बेचा है. ओके. मेरे एक्सपेंसेस, सर एक्सपेंसेस कैसे आ गए? जैसे मैन्युफैक्चरिंग आ गया, लेबर आ गया, जैसे मेरे पास आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया. ओके. ये एक्सपेंसेस कितने हो गए सर मेरे पास? ये मेरे पास आ गया 500, 1000, और ये मेरे पास 1500 का ट्रांसपोर्टेशन आ गया. ठीक है. मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा? मेरा आ जाएगा प्रॉफिट. इनकम. ओके. कैसा? ये कितना हुआ? ये 2000, 3000, 3000, 3000. ये मेरी इनकम हो गए, ये मेरे सारे एक्सपेंसेस हो गए. फाइन. रेवेन्यू अलग चीज़ होती है. रेवेन्यू मतलब जितने का माल बेचा. इनकम कितनी हुई वो मेरा P&L पे आएगा. ओके. नाउ सर, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक टेक्निकल डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. छोड़ना क्यों ही है. राइट. लिखो टेक्निकल डेफिनेशन. एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी हो चुका था. अब आपका आ रहा है इनकम एंड एक्सपेंसेस. इनकम को मैं लिख सकता हूं इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज, और इसका उल्टा है डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी. ठीक है सर, ये हुआ कैसे? ये आप एक बार हमें ना प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा दो. सुनो, इसे पकड़ लें, इस वाली चीज को पकड़ लेते हैं. ठीक है. इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कैश का. अभी मैंने क्या बेचा था? 6,000 रुपये का. 6,000 रुपये का मैंने गुड्स बेचा था. ठीक है. उससे मेरा कैश इंक्रीज हुआ. कैश क्या है मेरा? एसेट. इंक्रीज इन द एसेट. ठीक है. एक्सपेंसेस, मैंने भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस करे थे. ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 1,500 रुपये के करे थे मैंने. दैट विल कम इन द डिक्रीज इन द एसेट. ओके. एंड इसी के एग्जाम्पल से अगर मैं इस चीज को अपोजिट कर देता हूं तो वही लायबिलिटी और इंक्रीज इन लायबिलिटी पे लग जाता है. फाइन. ओके. ये हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए डायरेक्टली, बिकॉज सी नाउ वो आपसे ऐसा एग्जांपल जैसे मैंने बना के दिया वो वैसा एग्जांपल नहीं पूछेगा. दैट विल कम इनटू योर जॉब्स. बट आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से वाली डेफिनेशन आ सकती है. इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी. ओके. ये देखो ना, कैश बढ़ रहा है तो डिक्रीज इन द लायबिलिटी हो रहा है, एंड कैश डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा है. ठीक है. उसका अपोजिट है. कैसे होगा आगे पूरे एग्जांपल में समझते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके. नाउ
जो दो अंडरलाइंग अजम्पशन होती है अकाउंटेंसी में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ये दोनों अजम्पशंस होती है। एक तो होती है अक्रूवल अकाउंटिंग और वो एक होती है गोइंग कंसर्न। सर ये अकाउंटिंग अजम्पशन क्या चीज़ होती है? नो, सपोज करो कि आपको ना कोई चीज़ रिकॉग्नाइज करनी है, आपको कोई चीज़ अपने बुक्स में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में लिखना है आपको कुछ, वो दोनों इस अजम्पशन पे बेसिस होता है। इन अजम्पशन पे बेस होके आप लिखते हो क्या? अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल क्या होता है? अक्रूवल अजम्पशन कैसे होते हैं कि रेवेन्यू क्या कहता है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे अकर, irrespective of कैश पेमेंट। इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेमेंट। सिंपल है। इसके ऊपर एक यूएस में स्टैंडर्ड है ASC 606, जो पूरा आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेडेक है। मतलब इट्स अराउंड अबाउट 350 पेजेस स्टैंडर्ड। I'll come up with the detailed analysis of ASC 606 in some other video, but you understand over here कि आपका क्या होता है सर? क्या होता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जब रिकॉग्नाइज होते हैं, जब वो हुए हैं, इररिस्पेक्टिव कि कैश पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है। मतलब कि सपोज करो मैंने सामान बेच दिया, ठीक है, और मैंने एक्सपेंस इनकर कर लिया। मैंने सामान बेच दिया, मैंने एक्सपेंस इनकर कर लिया। कैसे सर? कैसे? सपोज करो, टेक द केस वन, दिस इज डे 1, ओके। मैंने यहाँ पे 6000 के गुड्स सोल्ड आउट कर दिया, ठीक है, और मैंने सेम डे पे एक्सपेंडिचर करा 600 रुपये का। सेम डे पे मैंने कितने का एक्सपेंडिचर करा? 600 रुपये का। वेट अ सेक, 600 रुपये का मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया। अब मैंने 600 रुपये का एक्सपेंडिचर कर दिया। नाउ 600 रुपये का एक्सपेंडिचर करके यहाँ पे मेरा इनकम कितनी आती है? 5400, राइट। मगर ये कैश है, 6000 बेचा था, सामान का मैंने पैसा ले लिया और उस टाइम पे मैंने 600 रुपये का एक्सपेंडिचर करा। मगर इसको गुड्स को बनाने के लिए जो मुझे और पेमेंट करनी है, वो मुझे डे 20 डे 30 पे करनी है, और उसकी पेमेंट कम से कम मुझे 2400 करनी है, ओके। तो मैं इस 2400 को डे 1 पे ही रिकॉग्नाइज करूँगा और ये मेरा बन जाएगा इससे कटकर 3000 रुपये। तो मेरा अब गेन कितना आया? 3000 रुपये, ओके। सो द पॉइंट इज दैट कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जब रिकॉग्नाइज होंगे, जब वो हुए हैं एक्चुअल में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेमेंट। कैश पेमेंट भूल जाओ, कैश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नाउ अब आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न किसे कहते हैं कि आप अकाउंट्स अपने ये सोचकर बनाओगे कि आपकी कंपनी फॉरएवर चलती रहेगी। क्यों सर? ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि अगर आपकी कंपनी कल ही बंद होने वाली है, या आपकी कंपनी आने वाले टाइम में बंद होने वाली है, 1 साल 2 साल के अंदर, तो आप जो रिकॉग्निशन है, प्रिंसिपल्स हैं, वो वायलेट हो जाएंगे। रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कैसे सर? ऐसे, इस तरीके से। ये देखो, अगर आपने कोई एक मशीनरी खरीदी है 20 करोड़ रुपीस की, राइट। और अगर आपने मशीनरी खरीदी है 20 करोड़ रुपीस की, एंड आप कह रहे हो कि एट द एंड ऑफ ईयर 1 मेरी कंपनी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और ये केस 1 कर लेते हैं इसे, और केस 2 कर लेते हैं, आपका फॉरएवर चलती रहेगी, ठीक है। देखें, अब ईयर 2 में अकाउंटिंग कैसे होगी? ईयर 2 में अकाउंटिंग कैसे होगी? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। सर इसके अंदर ना अकाउंटिंग तो आपका ईयर 2 पे 20 करोड़
माइनस डेप्रीसिएशन पे लिख देंगे। सपोज करो डेप्रीसिएशन आ रहा था 18 करोड़ रुपए का, 1.8 करोड़ रुपए का, सॉरी 1.8 करोड़ रुपीज़ का आ रहा था डेप्रीसिएशन। तो ये वाली कितनी हुई, 20 माइनस 1.8 करोड़, विच कम्स टू 18.2 करोड़। मग ये वाला केस ये वाला है, राइट, ये वाला केस है। अब कंपनी अगर क्लोज होने वाली है तो 20 करोड़ की जो प्लांट, जो मशीनरी है, उसको मैं रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखूंगा। रियलाइजेबल वैल्यू पे क्या लिखूंगा कि सर 20 करोड़ की जो मशीनरी थी वो मैं बेच दूंगा, क्योंकि मेरी तो कंपनी बंद होने वाली है, मैं तो पैसा रियलाइज करूंगा, और सपोज करो उसे 5 करोड़ पे लिखूंगा। तो एसेट मेरा एक केस में 5 करोड़ हो रहा है, एक केस में 18.2 करोड़ रुपीज़ हो रहा है। एक केस में 5 करोड़ हो रहा है, एक केस में 18.2 करोड़ रुपीज़ हो रहा है। तो इससे वो डिफरेंस आ गया। इसलिए हमें ये वाली अजम्पशन लेनी जरूरी है गोइंग कंसर्न के लिए कि कंपनी विल कंटिन्यू फॉर एवर। Okay, so there are two assumptions in accounting. First is the accrual accounting, that revenue and expenditure is recognized when they are occur irrespective of the cash payment, and going concern में आपका company will continue forever. Okay sir, let's move to the one question. Now give me the answers. Accrual accounting primarily improves financial reporting by option number 1, ensuring all transactions involve cash flows, matching revenue with the related expenses in the same period, eliminating the need for estimates and assumption. क्या होगा आंसर? Obviously answer number is B. If you have think wisely, the answer would be the B. Ensuring all transactions involve the cash flows, ये तो हमें eliminate करना था ना, ये तो हमें एलिमिनेट करना था कि हमें तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो लेना था ना जिसमें जो उस टाइम पे हुआ हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैश पेमेंट, करेक्ट। और अजम्पशन और एस्टिमेट्स की तो बात ही नहीं करी हमने, ये अजम्पशन और एस्टिमेट्स तो पहले थे, करेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो आंसर इज बी। जस्ट इफ यू आर रॉन्ग जस्ट रीड इट आउट, स्टे ओवर हियर। नाउ अब रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया क्या होता है? अब रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया का मतलब क्या कि पीएनएल एंड बैलेंस शीट के अंदर, पीएनएल एंड बैलेंस शीट के अंदर जब कोई भी आप अमाउंट डालोगे, एसेट लिखोगे, लायबिलिटी में डालोगे, इनकम में डालोगे, एक्सपेंसेस में डालोगे, वो कब, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बोलते हैं। ओके, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होगा कि जब भाई वो एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस की डेफिनेशन को मीट कर रहा होगा तो फिर मैं उसे आपका बैलेंस शीट या पीएनएल में डाल दूंगा, ठीक है। और दूसरा, वो रेलेवेंट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन एंड फेथफुली रिप्रेजेंटेड होना चाहिए, तो उसे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बोलते हैं। सिंपल था, कुछ नहीं है। बैलेंस शीट में डालने के लिए एसेट को एसेट होना पड़ेगा ना, लायबिलिटी को लायबिलिटी होना पड़ेगा। अगर कोई एक एक्सपेंडिचर हुआ है जो एसेट लायबिलिटी नहीं है, वो एक्सपेंसेस है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैंने कोई एक परचेज करी है, सपोज करो मैंने एक परचेज करी है फॉर रुपीज़ 5 लाख, वो मैं एक्सपेंडिचर में दिखाऊं या एसेट में दिखाऊं, उसका डेफिनेशन चेक करनी पड़ेगी, उसका क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली हमें उसको उसके पीएनएल के अंदर डालना पड़ेगा या बैलेंस शीट के अंदर डालना पड़ेगा, राइट। और वो आपका, it should provide the relevant information and faithful representation, and these are the qualitative characteristics of the IFRS framework, right, which we have learned. Now let's move forward. Okay, ये कुछ मेजरमेंट के बेसिस हैं जिस पे आते हैं थोड़ी देर बाद। पहले मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा दूं। रुको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होती हैं पहले हम वो देख लें, पहले चलते हैं एंड देन वील सी। तो अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, मैं हम स्क्रीनर पे चलेंगे, साथ पे स्क्रीनर पे चल के हम पीएनएल देखेंगे कंपनी का, किसी कंपनी को पकड़ लेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, और उसका मैंने आपको सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बताई थी, सो की देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे और नोट्स टू अकाउंट्स देखेंगे, ठीक है। ये पांचों स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद हम उसके अंदर थोड़ा सा हम सर्फिंग करेंगे आपका एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस के ऊपर, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस के ऊपर, एंड देन वी आर डन फॉर टुडे। फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। फाइन, ओके नाउ, ओके मैंने स्क्रीन में खोल रखा है अपने पास
राइट। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए बराबर बराबर। Yeah, it should. Yeah, fine. Let me. कौन सी कंपनी देखें? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नो, नोप, ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड। फाइन। ट्रेंड तो कंपनी पता होगी ना आपको। देख लो यार, एक बार ट्रेंड भी देख लो। ये वेस्ट साइड, जूडियो, ये सब इनके ही हैं, राइट। अपैरल बिजनेस में अब तो थोड़ा ये आपका ग्रोसरी बिजनेस में भी आने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम इसकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलते हैं कि किस तरीके से पढ़नी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड देन विल मूव एंड सर्व फॉरवर्ड। ठीक है, लेट्स गो, कम डाउन। शेयर प्राइस इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। यस, फाइन। स्क्रीनर पे आपको मिल जाएगा, इसके कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे, बट द पॉइंट इज दैट एक कॉम्पिटिटर का बिजनेस डायनामिक्स अलग हो सकता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन अलग हो सकते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारे क्यूरेटिंग करते हैं चीज़ों को, हमें डायरेक्टली इसके डेटा को उठा के नहीं करते। फाइनेंशियल एनालिस्ट उसे नहीं कहते हैं कि भाई, अच्छा सपोज करो ट्रेंड और लेंसकार्ट सॉल्यूशन सेम कंपनी है, सेम चीज़ें बनाती है, नहीं। बिजनेस के डायनामिक्स अलग है, बिजनेस का मिक्स अलग है, बहुत सारे ओवरलैपिंग बिजनेस होंगे, बट पूरा बिजनेस को उठा के उसका एनालिसिस इससे कंपेयर नहीं कर सकते ना। मुझे इसके अंदर से कोई चीज़ सामान निकालना पड़ेगा, कोई चीज़ क्यूरेट करनी पड़ेगी, तभी तो मैं आइडियल सिनेरियो पे आऊँगा। चैट जीपीटी AI का इस्तेमाल करके इसे डायरेक्ट कंपैरिजन में प्राइसिंग करने से बेटर है कि हम एक्चुअल प्राइसिंग में आपका पूरा एनालिसिस लगता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने इसे उठा लिया और उसके बाद मैं रिलेटिव वैल्यूएशन कर लूँ। दैट्स नॉट द थिंग। मुझे इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। now before we move to our annual report, I'll be showing you annual report। यहाँ से एक बार easily समझ लो क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे बहुत easy हो जाए आपके लिए। प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने क्या कहा था, सेल, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट आ गया। सेल, एक्सपेंसेस, ये वाले सारे एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया आपका, करेक्ट। सेल्स, एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। सर एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? कपड़े बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है? सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हैं। कपड़ा विल नॉर्मली दे आर आउटसोर्सिंग डिफरेंट थिंग्स एंड मेकिंग द प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई उनको ना एक तरीके से लैविश लुक देना है अपने स्टूडियोज़ को। जूडियो के स्टूडियो में जाओगे, ट्रेंड के आपके शोरूम के अंदर जाओगे तो एक्सपीरियंशियल वेयरेबल्स हैं एक तरीके से, आप ये कह सकते हो। तो इसमें अंदर आपकी मटेरियल कॉस्ट सबसे ज़्यादा हैवी कंपोनेंट है, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, फिर एम्प्लॉय कॉस्ट है, फिर अदर कॉस्ट है, एंड इससे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ रहे हो। ओके, कुछ अदर इनकम का भी पार्ट होता है, फिर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट, फिर ईपीएस कैसे निकलता है? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर से। ठीक है, क्या होता है अभी देखते हैं, रुको एक मिनट। कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन तरह की जो कैश आए हैं। सपोज करो कैश मेरे पास ओपनिंग में कुछ था, सपोज करो मेरे पास 100 रुपीज़ था। ओके, मैंने बिजनेस करा, उस बिजनेस से धंधे से पैसा कितना आया, वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग, जो मेरे पास कैश जमा था 100 था प्लस धंधे से आया, उसमें थोड़ा बहुत मैंने इन्वेस्ट किया होगा पैसा। उस इन्वेस्टिंग वो कहाँ पे पता चलेगा कितना इन्वेस्ट किया, उससे कितना इंटरेस्ट आया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कुछ लोन उठाया होगा धंधे के लिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। खोलें देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, पेबल्स एंड अदर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, इसमें आपका ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनता है। वर्किंग कैपिटल चेंज यहाँ पे आती है, ये सारी वर्किंग कैपिटल चेंज है आपका। वर्किंग कैपिटल चेंज का मतलब क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज अ वर्किंग कैपिटल, और
वर्किंग कैपिटल चेंज का मतलब ये हो गया कि पिछले पीरियड माइनस करंट पीरियड, चेंज उससे आता है। ओके, फिर इंटरेस्ट पेड आया, डायरेक्ट टैक्सेस आया, दिस फॉर्म आर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, ओके, इंटरेस्ट और से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, ठीक है, इन्वेस्ट करा मतलब एक्विजिशन ऑफ कंपनी भी करा, अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स भी हो गया। तो सिंपल है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मैंने बोरोइंग्स कितनी ली है, ओके, मैंने उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करा है, मैंने डिविडेंड कितने पे करे हैं, ये सब मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गई। मैं इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स नहीं डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं हो पाएंगी, राइट, तो उसको अभी हम डिटेल में खोलेंगे। तो दिस इज अ सिंपली ओवरव्यू ऑफ दैट। तो आपका नेट कैश फ्लो आ गया, देन दिस रेशियोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न। नाउ जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं, रिपोर्ट पे, ट्रेंड की। ओके, दिस इज द ट्रेंड रिपोर्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है क्राइटेरिया। मैं इस पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जाता हूँ, मैं अभी जूम इन कर दूंगा, रुको 1 मिनट 2 मिनट रुको। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ओके ओके ओके। पहले एक बात ये समझो, यहाँ पे स्टैंड अलोन लिखा है, स्टैंड अलोन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। पहली बात, स्टैंड अलोन के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, मैंने जैसे आपको बताया था, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, सो इज फॉर द एंटायर पीरियड। यहाँ पे बैलेंस शीट में एज ऑन लिखा होगा, एज एट लिखा है या एज ऑन लिखा होगा, देखो एज एट 31 मार्च। ओके, दिस इज अ पॉइंट इन टाइम एंड दिस इज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, स्टैंड अलोन किसे कहते हैं सर? जो खुद की कंपनी की होती है, जो खुद की कंपनी की होती है, उसके अंदर आपका कोई भी बिजनेस वो वाला नहीं होता जो आपने खरीदा है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ट्रेंट इज द पेरेंट कंपनी, ट्रेंट इज द पेरेंट कंपनी। उसने नीचे अपने 3-4 धंधे और खरीद के रख रखे होंगे जिससे ट्रेंट को कुछ फायदा मिले, मगर ट्रेंट उन वाले धंधों के पीएनएल को इसमें नहीं लेके आ रहा है, तो इसलिए उसका नाम दे रहा है स्टैंड अलोन। अगर वो यहाँ पे कंसोलिडेट लिख दे तो वो वाले सारे धंधे भी इसके अंदर आ जाएंगे। सर, जो धंधे जो ट्रेंट ने खरीदे हैं उसको हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सब्सिडरीज, एक एसोसिएट या फिर जॉइंट वेंचर्स, 3 से ही डिस्क्रिप्शन होता है। कंसोलिडेटेड में कंसोलिडेटेड सबका पीएनएल, सबका बैलेंस शीट आ जाती है, स्टैंड अलोन में सिर्फ उसी कंपनी का होता है। ठीक है, नाउ लेट्स जूम इन टू ईच एंड एवरी आइटम एंड लेट्स डिस्कस, क्योंकि जब तक डिस्कशन नहीं होगा, जब तक काम खत्म नहीं होगा। जूम इन नहीं होगा क्या? जूम इन नहीं होगा। ओके ओके ओके, नो वरीज, डाउनलोड कर लेते हैं। मैं शो कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। ओके, 1 मिनट, ओके, एंड लेट्स स्ट्रेच इट आउट। ये इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। एंड आपको दिखाने के लिए मुझे इसे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, बड़ी इसको उठा के बीच में डालते हैं एंड लेट्स जूम इन फर्दर। फिगर्स पे ध्यान नहीं देना, कंपनी का पूरा एनालिसिस नहीं चल रहा है, हमें अभी उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि बनती किस तरीके से है और हमें किस चीज़ के बारे में ज़िंदगी भर क्या काम करना है। ओके,
सो गाइस सी अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ। हम कंपैरेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? तो हमने कहा था कि प्रेजेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को कंपैरिजन होना चाहिए। क्या यहाँ पे प्रेजेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन है? बिल्कुल है सर। 31 मार्च 25 एंड 31 मार्च 2024, करेक्ट। हमने स्टैंड अलोन के बारे में समझ लिया, हमने फॉर द ईयर पीरियड के बारे में समझ लिया। आगे चलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे सेल्स नहीं लिखते। इंड एएस होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, और एक यूएस गैप का स्टैंडर्ड होता है आपका ASC 606, उसका ही मिनी वर्जन आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होता है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं इसे थोड़ा और बड़ा करता हूँ जिससे और क्लियरिटी आए। फाइन, थोड़ा और बड़ा करता हूँ इसे। हाँ, दैट्स गुड आई थिंक। नो दैट्स टू मच, या फाइन, ओके। तो उसे जो सेल करते हैं उसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखते हैं। क्या किस में लिखते हैं सर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखते हैं, ओके। अदर इनकम, जो छोटी मोटी अदर इनकम होगी, डिविडेंड इनकम होगी, जो कंपनी का मेन ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं है, उसे अदर इनकम में पार्ट में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ मशीनरी बेच दी, ठीक है, जो एब्सोल्यूट मशीनरी थी वो बेच दी, उसमें थोड़ा पैसा आ गया, उसे अदर इनकम का पार्ट लगता है। वो कंपनी का बिजनेस तो है नहीं, राइट। और हमने क्लास 4th वाले डेफिनेशन देखी थी, क्लास 4th वाले हमने इक्वेशन देखी थी, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। एंड रेवेन्यू हमने देख लिया, रेवेन्यू जो आपके इनकम है, जो आपका इनकम का कंपोनेंट बनेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, ये आपकी टोटल इनकम का कंपोनेंट बनेगा, ये टोटल इनकम का कंपोनेंट बनेगा आपका, ठीक है। नाउ फिर आपका आता है एक्सपेंसेस, 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 जिसमें पहला आता है आपका परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, ओके। फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, और ये टोटल एक्सपेंसेस का पार्ट बन गया। ये आपके टोटल एक्सपेंसेस का पार्ट बन गया, फाइन। अब आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स। एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होते हैं सर? एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं, सपोज करो आइटम्स इनकम और एक्सपेंसेस, एक्सेप्शनल आइटम्स जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर नहीं होते। इसकी डेफिनेशन और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इसका कैटेगराइजेशन होता है। उस सिंपल आइटम्स को जो नॉर्मली धंधे के नहीं होते उसे, और बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल होते हैं, एक्सेप्शनल कैटेगरी वो होते ही नहीं, अकर ही नहीं होते, एक दो बार होते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपका फायर लग गई कहीं पे, राइट, एंड उसका बहुत ज़्यादा तगड़ा एक्सपेंस हो गया, तो एक्सेप्शनल आइटम में डाल दूंगा मैं उसे, ठीक है, ऐसा कह सकता हूँ। क्या मटेरियल होता है, क्या आपका करेक्ट रिकॉग्निशन होता है, वो डिपेंड करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज के ऊपर, ओके ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, फिर मैंने अपना टैक्स का एक्सपेंडिचर माइनस करा। टैक्स का एक्सपेंडिचर, टैक्स दो तरह के, जो करंट टैक्स है, डेफर्ड टैक्स है, और उसका प्रोविजन है ऑफ द अर्लियर ईयर्स। टोटल टैक्स एक्सपेंसेस, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, ओके। फिर आपका आता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फिर आता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है सर? अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताओ। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका पेंशन रीमेजरमेंट्स, ओके। फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व्स। तीसरा आपका होता है कैश फ्लो हेजिंग, ओके। तीसरा होता है आपका कैश फ्लो हेजिंग। सर ये क्या होता है, क्या पर्सपेक्टिव होता है, क्या चीज़ होती है इनके अंदर, किस तरीके से काम चलता है, काम होता है इसके अंदर, वो बताइए आप। ओके वेट अ सेक। तो जो पेंशन प्लान रीमेजरमेंट्स होता है, जो पेंशन प्लान रीमेजरमेंट्स होता है, उसके अंदर पेंशन निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल आप 20 साल के बाद आपके कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ रिटायर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रिटायर करने के बाद उनको आपको पेंशन देनी पड़ेगी, तो आपको पर मंथ का या पर ईयर का आउटफ्लो होगा, उसको खींच के लेके आते हैं प्रेजेंट वैल्यू में खींच के लेके आते हैं। उसका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, उसकी अजम्पशंस चेंज होती रहती हैं, तो उसे पेंशन प्लान रीमेजरमेंट्स कहते हैं। अभी हम इसके बारे में लिखकर डिस्कस करेंगे OCI के कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट के बारे में बात करी, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंट ने अभी दुबई में भी खोला है, एक अपना मॉल दुबई में खोला है। मॉल मतलब कि उसके अंदर एक शॉप ले लिया, उसको पूरा एक तरह से स्टूडियो टाइप बना दिया है वहाँ पे। तो अब वहाँ से दुबई की करेंसी में आ रहा है, तो रुपी पर दुबई की करेंसी हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर जो चेंजेस होंगे, पहले कन्वर्जन होगा,
और कन्वर्जन के अंदर जो ट्रांसलेशन के एडजस्टमेंट्स होंगे, जो ट्रांसलेशन करते हुए एडजस्टमेंट्स होंगे, उसका यहाँ पे OCI के अंदर आता है, अदर OCI के अंदर आता है। अब तीसरा आता है कैश फ्लो हेज गेन्स और लॉसेस। कैश फ्लो हेज गेन्स और लॉसेस। सपोज करो आपकी TCS कंपनी है, TCS का आपका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है? US से आता है, UK से आता है, आपके डेवलप्ड इकोनॉमीज में वो सेल आउट करती है, वहाँ से आता है, ठीक है। वहाँ पे सेल आउट किया, वहाँ से डॉलर्स में रिसीव हुआ। अब डॉलर से पहली बात तो कन्वर्जन के बारे में बात हुई, ठीक है। उस कन्वर्जन को हेज भी करा जाता है थ्रू डेरिवेटिव्स, तो उसका कैश फ्लो हेज गेन्स एंड लॉसेस में आता है। ओके सर ये आपका ये पूरा हमें पूरा खुल के समझ में नहीं आया नहीं हमें। हाँ, वो एकदम से आने का भी नहीं, क्योंकि पॉइंट इस बात का है क्योंकि वो L2 का मटेरियल है, उसके अंदर पूरा का पूरा खोल के बता रखा है। मैं भी आपको बता दूंगा, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। तो भाई नेम समझो, 3 नाम हमने डिस्कस कर लिए, पेंशन प्लान रीमेजरमेंट्स, दूसरा हमने डिस्कस करा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, और तीसरा हमने डिस्कस करा कैश फ्लो हेज गेन्स और लॉसेस। ओके, अब फोर्थ वाला आता है आपका फाइनेंशियल एसेट्स की फेयर वैल्यू के चेंज का। ओके, फेयर वैल्यू क्या होती है उसके बारे में वो रिकॉग्निशन एक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, किस तरीके से अमाउंट रिकॉग्नाइज होती है वो भी हम आगे देखेंगे आने वाले सेशन में। फाइन, 4 बातें याद रखना, ठीक है। आखिरी में कौन सा बताया? चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। ओके, वो इसके अंदर आते हैं आपके। नाउ तो ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो गई, नेट ऑफ टैक्स। अब मेरी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनी। ओके तो एक बार इसे हम दोबारा से पढ़ें। तो हमारा इनकम है, हमारी एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मेरी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मेरी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शब्द कहाँ से आया? मैं प्रॉफिट एंड लॉस को मैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बोलता हूँ। ओके, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस को कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलता हूँ और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट नीचे रखता हूँ, तो वो मेरी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है। उसमें से डिवाइड कर देता हूँ मैं टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास अर्निंग पर शेयर आ जाता है। उसमें हम बेसिक और डाइल्यूटेड वर्जन है, वो भी हम देखेंगे। तो ये आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट होगा। सी अगेन these things guys, normally an entire team of the chartered accountant, around 50 to 60 chartered accountants have prepared this thing. It cannot be taught in a single classes. Okay, each and every component has a notes to account. It has a separate system to track the same. इसको डिस्क्रिप्शन देने के लिए पूरे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पूरे ज्ञान होना चाहिए। ओके, नाउ अब बैलेंस शीट पढ़ते हैं। आपको एनालिस्ट बनना है तो आपको पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग, इसलिए मैंने आपको प्रायर फॉर्मेट दिखाया है। इसके अंदर अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे इन द अपकमिंग क्लासेस। ओके, नाउ लेट्स गो टू द बैलेंस शीट में हमने क्या कहा था? एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं, और इक्विटी मतलब रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है। पहले ये देख लें। सर आपने एसेट बताया था, एसेट तो हो गए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ बताई थी, वो भी हो गई, और लायबिलिटीज़ का ये वाला कंपोनेंट भी हमने देख लिया सर, ये वाला लायबिलिटीज़ वाला कंपोनेंट भी हमने देख लिया। फाइन, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एसेट का 2 तरीके से डिस्क्रिप्शन है। अमाउंट पे वो ही नहीं जाना है, कंपेरेबिलिटी आपको पता ही है, एसेट आपको पता ही है, स्टैंडर्ड लोन आपको पता ही है, ठीक है। नॉन करंट एसेट में पहले मैंने प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट्स, ROU राइट ऑफ यूज एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, डेफर्ड टैक्स और अदर नॉन करंट एसेट्स हैं। ओके, ये मेरे टोटल नॉन करंट एसेट्स बने। करंट एसेट्स इन्वेंट्री और फाइनेंशियल एसेट्स हैं। अदर करंट एसेट्स का पार्ट है, और एसेट हेल्ड फॉर सेल, तो मेरे टोटल करंट एसेट है, एंड देन फिर मेरा टोटल एसेट बन रहा है। ओके, पहली बात सुनो। एसेट का क्लासिफिकेशन एज अ नॉन करंट एंड द करंट इज बेस्ड ऑन द पीरियड। सपोज मेरे पास इन्वेंट्रीज
मेरे पास इन्वेंट्रीज, मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स, मेरे पास कैश, मेरे पास बैंक। 12 महीने के भीतर भीतर 12 महीने के अंदर अंदर मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ पैसा, मैं निकाल सकता हूँ पैसा। उसे मैं किस कैटेगरी में डालूंगा? करंट एसेट में, और बाकी 12 महीने से ज़्यादा वाले को नॉन करंट एसेट में। ओके 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 सर, ओके ओके। तो हमने डेट का समझ लिया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी का पार्ट है। लायबिलिटीज में फिर नॉन करंट लायबिलिटी, जो मुझे 12 महीने के बाद चुकाना है उसे नॉन करंट लायबिलिटी, और जो मुझे 12 महीने के अंदर चुकाना है उसे करंट लायबिलिटी। सपोज करो आपने सप्लायर से माल खरीदा, वो तो आपको जल्दी पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी, तो वो कहाँ पे आएगा? वो करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। अब आपने बोरोइंग ली है, 10 साल के लिए बोरोइंग ली है, 10 साल के मतलब आपकी उसकी पेमेंट 2 साल के बाद स्टार्ट होगी। 10 साल के लिए ली है, 2 साल के बाद पेमेंट स्टार्ट होगी, वो कब आएगी? वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में आएगी। ओके, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में बोरोइंग्स, लीज लायबिलिटीज़, अदर प्रोविजंस आते हैं कुछ। करंट लायबिलिटी में आपकी क्या आती है? लीज लायबिलिटीज़। सर ये यहाँ पे भी लीज लायबिलिटीज़, यहाँ पे भी लीज लायबिलिटीज़। हाँ वही बात है ना, 12 महीने के अंदर 12 महीने के बाद। लीज लायबिलिटीज़ को तोड़ दिया 2 भागों में, 12 महीने के अंदर 12 महीने के बाद। करंट वाली जो चुकानी है लीज की लायबिलिटीज़, लीज मतलब पट्टे पे सामान नहीं मिलता, पट्टे पे आपका लैंड नहीं मिलता कि भाई लीज करवा लेता हूँ मैं लैंड की, मैं लैंड को खरीदता नहीं हूँ, उससे मेरा एक्सपेंडिचर भी बच जाएगा और मैं अपना बिजनेस भी बड़ा कर पाऊंगा। करेक्ट। ट्रेड पेबल मतलब जो आपने सामान खरीदा है वेंडर से, उसे सामान चुकाना है, राइट। अदर करंट लायबिलिटीज का पोर्शन भी है कुछ, तो प्रोविजन, फिर करंट लायबिलिटी, नेट, टोटल लायबिलिटीज। एंड ये दोनों आपका मैच होना चाहिए, जो ऑब्वियसली मैच हो रहा होगा। टोटल करंट एसेट और टोटल लायबिलिटीज 9896 98.87 96 98.97। एंड यहाँ पे आपका नोएल एंड टाटा चेयरपर्सन, वो उनका सबका डिन नंबर और मेंबरशिप नंबर आपका लिखा होता है। एंड यहाँ पे आपका ऑडिटर का भी लिखा होता है, एमडी कंपनी सेक्रेटरी का। अच्छा वो तो ऑडिट की उसमें स्टेटमेंट में लिखा होगा, फाइन। हाँ ऑडिटर का ऊपर है, ऑडिटर की स्टेटमेंट ऊपर है, ऑडिटर के ऊपर स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, फाइन। तो हमने 2 चीज़ें देखी अभी। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट रहती है हमारी, हमने पीएनएल देखा और बैलेंस शीट देखी। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें उससे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी देखो, सोकी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी क्या होता है सर? ये रुको, लेट मी जूम इन। ओके, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल में मेरा बिगनिंग ओपनिंग बैलेंसेस कितना था? मेरा चेंज इन इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू टू द प्रायर पीरियड एरर्स, रीस्टेटेड बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट पीरियड, और चेंज इन द इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द करंट ईयर और बैलेंस एट द एंड। ओके, नाउ जब मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट ऑफ चेंज का मतलब क्या मूवमेंट हुआ है, मेरे एक अमाउंट के अंदर क्या मूवमेंट हुआ है, उसको चेंज बोलते हैं। ठीक है, चेंज के सोर्सेस कौन से होते हैं? कि मैंने पहले कुछ जो रिपोर्ट करा था उसके अंदर कुछ एरर हो गया था, ओके, या जो मेरे करंट ईयर में चेंज हुए हैं वो। और यही चेंज के 2 सोर्सेस को यहाँ पे बताया गया कि प्रायर पीरियड से ये, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन द इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द करंट ईयर। ओके ओके ओके। अब अदर इक्विटी, एक तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का जो ऊपर अमाउंट था, राइट, ये वाला जो अमाउंट नहीं था इक्विटी शेयर कैपिटल का 35.55, इसका डिस्क्रिप्शन है ये 35.55 का। अब अदर इक्विटी में देखते हैं, अदर इक्विटी का कितना है पिछले साल का। इसमें तो पिछले साल का भी 35.5 था, तो कुछ चेंज हुआ नहीं था, राइट। 0 दिखा रहा था, यहाँ पे 0 दिखा रहा था ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मतलब कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर कैपिटल इशू नहीं करे। करेक्ट है, करेक्ट इंटरप्रिटेशन है। हाँ सर बिल्कुल करेक्ट इंटरप्रिटेशन है। अब इसमें तो चेंज हुआ है, देख लेते हैं अदर इक्विटी में क्या चेंज आता है और अदर इक्विटी में क्या पार्ट आता है। देखो, बैलेंस एट द बिगिनिंग
वही है, चेंज का दो सोर्सेज है, पिछले पीरियड में कुछ चेंज गड़बड़ी करी है और इस पीरियड में क्या हुआ है, इस पीरियड में जो चेंज हुआ है उसका सोर्सेज क्या है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो ये सब पहली बात तो अदर इक्विटी में कौन किसका पार्ट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। ओके, नाउ 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 सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई चेंज नहीं हुआ है, ना प्रायर पीरियड के कुछ गलत चेंज हुआ है और उसमें भी नहीं, करंट ईयर पीरियड में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, डिपेंचर रिजर्व में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में भी नहीं, जनरल रिजर्व में भी नहीं। रिजर्व की रिक्वायरमेंट सीएफए लेवल में नहीं है कि रिजर्व कौन कौन से चीज़ों के लिए होता है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, आई एम नॉट हाईलाइटिंग एज ऑफ नाउ, हम आगे मूव करते हैं। डिपेंचर मैं आपको हाईलाइटेड दे देता हूँ, डिपेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आपने की कंपनी ने कुछ डिपेंचर इशू करे और पब्लिक से पैसा उठाया, ठीक है, उस पब्लिक से जो पैसा उठाया उसके लिए आपको वो पैसा चुकाना भी पड़ेगा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसके लिए एक रिजर्व या प्रोविजन टाइप बनता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा एलोकेट करके साइड में रखते जाओ, जिससे वो आखिरी में लौटाने में थोड़ा ईजी हो, और जिसने आपको लोन दिया है, जिसने आपको लोन दिया है उसको भी दिखाई दे कि हाँ भाई आप चुकाने की कैपेबिलिटी रखते हो। ठीक है, सिंपल इज दैट। इसके लिए रिजर्व्स बनते हैं। हमारा मेन फोकस होना चाहिए रिटेन अर्निंग सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, ये 2299.25, 229.25 देखें एक बार, 229.25। अच्छा, पिछले साल की रिटेन अर्निंग है, प्रॉफिट नहीं है, वो तो रिटेन अर्निंग होगी ना, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है, वो तो प्रॉफिट नहीं है। इसका अगर पीएनएल में जाएंगे जब दिखेगा वैसे नहीं दिखेगा। पिछले साल की तो रिटेन अर्निंग थी 2299.25। करंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी आई, 1584.84। इसे चेक कर लें एक बार, इसे चेक कर लें एक बार। यही आ रही है, यही आ रही है 1584.4484। ये आ गई अपने पास, ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया। उसमें से डिविडेंड इन्होंने कितना पे करा है, वो करा है 113.76। कितना पे करा है, 113.76। देख लें एक बार, इसमें कहीं दिखाते हैं डिविडेंड पेड, इसमें तो नहीं दिखाते हैं ना, नहीं इसमें नहीं दिखाते। तो डिविडेंड पेड इन्होंने साइड से कितना करा है, इतना। तो उनके पास कितना रह गया प्रॉफिट एंड रिटेन अर्निंग्स, 3770.03, 3770.73। ठीक है, ये आ गया आपके पास, फाइन। नाउ सर एक बात और देखो, एक बात और देखो आप, जो मैंने आपको 5 कंपोनेंट बताए थे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे के 3.87 जो आ रहा था, जिसमें हमने पेंशन देखा था, हमने कैश फ्लो हेज देखा था, 2 और देखे थे, राइट। उसका कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, उसका इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, रीमेजरमेंट्स ऑन द डिफाइंड बेनिफिट पेंशन, ये आ गया इफेक्ट 3.58 का। ठीक है, और फिर आता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, 0.29 का इफेक्ट यहाँ पे आ गया। एंड ये हमारा आपका अदर इक्विटी का एंड में टोटल बन गया। तो इसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बोलते हैं। डिटेल में देखी है, डिटेल में कंपोनेंट समझा है इसका, हाँ थोड़ा बहुत डिटेल में हम गए हैं, बट इसके ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो हमें पूरा का पूरा उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को खोलना पड़ेगा, जो अभी हम खोलने वाले हैं। ठीक है, खोलेंगे, अब खोलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। लेट्स सी द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, लेट मी सर्च। ये मैं आपको एक बार ओवरव्यू भी दे देता हूँ। ये नोट्स टू अकाउंट्स है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं। तो हमारा 4 कंपोनेंट कवर अप हो गया। ये नोट्स टू अकाउंट्स मतलब कि यहाँ पे ना, सी यहाँ पे नोट्स लिखे होते हैं, नोट्स नंबर लिखे होते हैं, राइट। ये नोट्स नंबर है, बीच में जो लाइन पे मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ ना, बीच में ये नोट्स नंबर होते हैं, और इससे नीचे रिलेटेड आपका नोट्स टू अकाउंट बनता है। फाइन, और सारे के सारे नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, लेट्स गो टू द इजी वन फर्स्ट। हाँ, ओके 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 ओके,
Okay, let's see this. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो सबका मेन पार्ट बनेगा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को उन्होंने ऊपर से लिखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। मगर इसके अंदर वो तोड़ देते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से आया। तो आपका जो प्रोडक्ट में सेल हुआ है ग्रॉस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग जीएसटी, वो 17,624 करोड़ की सेल हुई है आपकी। उसके अंदर से उन्होंने जीएसटी कंपोनेंट हटा दिया तो उनका नेट सेल हो गया, नेट सेल आ गया, नेट सेल प्रोडक्ट आ गया। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जैसे लॉयल्टी मेंबरशिप हो गया। ट्रेंड का लॉयल्टी मेंबरशिप होता है कि भाई कम्युनिटी बनाओ और कम्युनिटी के अंदर ही सेल करते रहो, ऑफर्स देते रहो, वाउचर्स देते रहो, वो होता है। ओके, इन्होंने कुछ रेंट पे चढ़ा रखा होगा तो वो रेंट पे भी आ रखा होगा। बिजनेस सपोर्ट सर्विस इनकम दे रखी होगी, वो भी आ रखा है। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इनकम 9.22 एंड अदर्स में 94.29। अब इन्हें अदर इनकम बताना चाहिए, 94.29 इन्होंने बताया नहीं है, आगे होगा इसके अंदर कभी, देखते हैं। इसके अंदर तो होगा ही होगा, इसका भी पूरा बाइफिकेशन होगा, बट ये देना तो चाहिए वैसे, अगर नहीं दिया तो फिर तो गड़बड़ है। ओके, तो उसके बाद एंडिंग अपने कितनी आ रही है 16.668 करोड़। ओके, और ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखा होगा। तो ये नोट्स टू अकाउंट है, एक नोट दिखा दिया मैंने आपको। कोशिश करना एक बार पढ़ने की, सब कुछ हो सकता है बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए, मगर कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट। Now, let's see the cash flow statement and then we are done. Okay, notes, बहुत सारे नोट्स होते हैं, और नोट्स के बिना जो आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है उसे फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं कहते, ठीक है। पूरे नोट्स का एनालिसिस लगता है फाइनेंशियल मॉडलिंग में, कॉपी पेस्ट नहीं चलता आपका। CAGR के बेसिस पे आपका फ्यूचर फोरकास्ट नहीं होता, खाली बहुत सारी अजम्पशंस चलती है बीच में। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स, हाँ ये आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट के आपके 3 सोर्सेज होते हैं, मैंने आपको बताया था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो धंधे में से कैश जनरेट हुआ है वो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जितना मैंने लोन लिया है, उधारी लिया है, उसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट करा है वो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जितना मैंने पैसे इन्वेस्ट करा है सच एज मैंने कंपनी का एक्विजिशन करा है, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, मैंने उस दोनों परचेजेस से मेरे पास कोई प्रॉफिट आया है, इंटरेस्ट आया है, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में होता है। तो कैश, जैसे फॉर एग्जांपल साल के शुरुआत में मेरे पास कैश कितना था 100 रुपीज़, ठीक है। उसके अंदर मैंने 50 रुपीज़ आपका ऑपरेटिंग से कमाया, ठीक है। 20 रुपये मैंने इन्वेस्टिंग में डाला, ठीक है। 20 रुपये मैंने इन्वेस्टिंग में डाला तो 50 माइनस 20 30, और मैंने फाइनेंसिंग करी 10 से 10 रुपये की मैंने बोरिंग करी, तो मेरे पास कैश बढ़ गया होगा, कितना होगा 40। शुरुआत में कितना था 100, 140 हो गया इन टोटल एट द एंड ऑफ द पीरियड। यही मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। 2 मेथड से बनती है, एक इनडायरेक्ट मेथड से होता है, एक डायरेक्ट मेथड से होता है। इनडायरेक्ट मेथड इन्होंने शो कर रखा है, एक बार देख लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट कहाँ से होता है? इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। उसके अंदर से नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट करते हैं, फिर हम कैश एडजस्टमेंट निकालते हैं, ठीक है, कैश एट द एंड निकालते हैं। लेट्स सी हाउ इट इज़ डन। प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं इसलिए थोड़ा हैवी लग रहा होगा, क्योंकि भाई देख पॉइंट ऑफ टाइम से एक बात समझो, आपको ये वाला एग्जांपल देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको यहाँ तक पहुँचना है। ओके, सिंपल एग्जांपल से रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो सॉल्व नहीं होते, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्सेप्शनल आइटम्स आ गया। ओके, उसके बाद मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। सर मैं एडजस्टमेंट किस चीज़ की कर रहा हूँ? मैं एडजस्टमेंट करता हूँ नॉन कैश आइटम्स की। मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में मुझे कैश आइटम्स दिखाने हैं ना, मुझे नॉन कैश तो दिखाना ही नहीं है, तो प्रॉफिट मेरा इतना आया था 207 बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 2076.62। वो प्रॉफिट आया कैसे था? उसके अंदर से बहुत सारे नॉन कैश आइटम थे। कौन से नॉन कैश आइटम? जैसे डेप्रिसिएशन का पैसा तो ना देना पड़ता है, रिपेयर का कटता है वो तो आपका परसेंटेज, राइट। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट का लॉस एंड गेन। इम्पेयरमेंट किसे कहते हैं सर? इम्पेयरमेंट मतलब कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी पहले खरीदी थी, मैंने प्लांट एंड मशीनरी 1 साल पहले खरीदी थी, उसकी वैल्यू आज गिर गई, उसकी आज वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई,
तो उसका इम्पेयरमेंट लॉस या उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इम्पेयरमेंट गेन उसे कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, डेफिनेशनल पर्सपेक्टिव से बाद में देखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन के लिए पैसे देने पड़ते हैं? बिल्कुल पैसे नहीं देने पड़ते, वो तो मेरा एस्टिमेशन होता है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू सी इट, सो आई एम जस्ट जूमिंग इन फर्दर, ठीक है। फिर फाइनेंस इनकम एंड कॉस्ट, नेट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द प्लांट एंड इक्विपमेंट सोल्ड या डिस्कार्डेड, इसका भी एडजस्टमेंट है। अनवाइंडिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, अनरियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज, एक्सेस प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ फेयर वैल्यू, अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ द बोरिंग एंड डिपॉजिट्स, ये सब करके मेरा आ गया आपका, मैंने सारे के सारे आपके वो निकाल दिए नॉन कैश वाले। अब आया मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर मैंने वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर करा कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, मतलब वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के अंदर जो चेंज होता है उसके अंदर मैं माइनस करता हूँ इससे, तब मेरा कैश जनरेटेड आता है। तो आखिरी में मेरा कितना आएगा, कैश फ्रॉम या यूज इन ऑपरेशन, उसके अंदर मैं डायरेक्ट टैक्सेस पेड करता हूँ और फिर मेरे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए हिसाब से बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। इसके अंदर सिंपल है ना कि परचेज ऑफ पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, ठीक है, परचेज हो गया, उसका सेल हो गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होगी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन टू द इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स, सेल एंड रिडम्पशन, बायबैक और डिविडेंड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स। सेम प्रिंसिपल है जो मैंने समझाया था, मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, उससे मेरे पास कोई चीज़ आ रही है, वो सारी की सारी इसके अंदर है, ठीक है। फाइनेंसिंग के कंपोनेंट देख लो एक बार। फाइनेंस कॉस्ट मतलब जितना मैंने अमाउंट पे करा है लोन के रिगार्डिंग, उसे फाइनेंस कॉस्ट में आ गया। डिविडेंड पेड, जितना मैंने अपनी कंपनी के अंदर डिविडेंड पे करा है वो इसमें आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड आपका इन्वेस्टिंग में आता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसा आया उसे कहते हैं, ठीक है। और डिविडेंड पेड ये तो पेड हो गया ना, ये तो मैंने पे करा है, तो ये फाइनेंसिंग में आता है। वो तो मैंने जो कैपिटल रेज कर रखी थी, जो मैंने कैपिटल रेज कर रखी थी उसको मैं मानता हूँ कि वो मेरी तो फाइनेंसिंग थी, तो उसके एवज में या फिर उसके अगेंस्ट में जो मैंने पेमेंट करी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती है। पेमेंट ऑफ लीज लायबिलिटीज, लीज लैंड है, लैंड को मैंने लीज पे लिया, उसका मैंने रेंट दिया, वो यहाँ पे आएगा पेमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। सिंपल है, लीज लायबिलिटी का अलग स्टैंडर्ड है एक पूरा, अराउंड 50 पेजेस का तो है वो, हाँ शायद 50 पेजेस का है वो, हाँ। इतना सिंपल करके नहीं समझ सकते आप हर चीज़ें, मगर मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल करके समझाया आपको, जिससे एक बार ओवरव्यू मिल जाए। सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, these statements are formed by the able and very dedicated chartered accountants, एंड उनकी पूरी टीम लगती है, 500 से 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठते हैं, उनका पूरा एक फाइनेंस फंक्शन होता है, जब जाके वो ऐसी बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड पीएनएल बना पाते हैं, नोट्स टू अकाउंट बना पाते हैं। रिलायंस की कंपनी में तो बहुत ज़्यादा लगते होंगे, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स ब्लोन अप, ओके। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म आई हैव जस्ट प्रेजेंटेड टू यू। इसके अंदर हम हर चीज़ को, कंपोनेंट्स को खोल देंगे, और एक एनालिस्ट को हर एक कंपोनेंट को समझ में नहीं आना चाहिए, उसको पूरा ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर है क्या उसके अंदर वो कुछ एनालिसिस कर सकता है, क्या उसके अंदर से वो कुछ इंसाइट निकाल सकता है जो उससे उसकी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए बहुत ईजी हो जाए। करेक्ट है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। नाउ लेट्स मूव बैक फ्रॉम दिस थिंग and come to our session. Fine, so let's conclude our session today at this point of time, and then in the next session we'll see the measurement basis, historical cost, amortized cost, current cost। इन सब के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सब ये ही मेजरमेंट बेसिस होते हैं जिनके बेस पे कोई भी एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है, ठीक है, एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है। अब इस मेजरमेंट के बेसिस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, और यही सारे के सारे बेसिस के बेसिस पे आप कोई भी चीज़ एनालिसिस करोगे, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। बाय बाय, सी यू देन। तब तक अपना ध्यान रखो, अपने चाहने वाला का ध्यान रखो, अपने देश का ख्याल ज़रूर रखो। बाय बाय।